जेडब्ल्यू एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन चैप्टर पर बेस्ड इसका ये फाइनल लेक्चर। एक्चुअली डिफरेंशिएशन का फाइनल लेक्चर, इसके बाद हम अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे। यस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पहले हमने डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ा और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसके बाद क्यों शुरू करेंगे। आप खुद ये रीज़न जान जाएंगे जब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। बट फिलहाल आज बचे हुए जेडब्ल्यू एडवांस के पीवाईक्यूज हम करेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर के, और इस चैप्टर को कल्मिनेट करेंगे। ये तैयारी आपकी हो रही है आईआईटी जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस्ड मैथमेटिक्स की। ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी है, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। ये तैयारी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक है। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से चीज़ें शुरू की थी और अब हम कैलकुलस पर हैं। इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड देन अलजेब्रा, और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ कहानी कंक्लूड होगी। ये तैयारी का स्ट्रैटेजिकली जो मेथोडोलॉजिकल पार्ट है वो सिर्फ इतना सा है कि हम कंसेप्ट्स करते हैं, उन्हें कंसोलिडेट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ यानी इलस्ट्रेशंस के साथ। आपकी प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको देते हैं एंड देन फाइनली इस चैप्टर के किसी भी चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स हो जाने के बाद हम शिफ्ट होते हैं जेडब्ल्यू एडवांस से पूछे गए उस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। आज क्या चीज़ें अनफोल्ड होती है, शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आईआईटी जेडब्ल्यू एडवांस ने, जो तब आईआईटी जेडब्ल्यू के नाम से जानी जाती थी, 2011 में पूछा है। 2011 का ये सवाल। इसे सोचते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं, निकाली जा रही हैं। वो सबसे पहले तो क्या पूछ रहा है वो सोचो। वो कह रहा है एफ ऑफ थीटा एक फंक्शन है, आई होप यू ऑल कैन सी इट वेरी क्लियरली, और एफ ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू -π/4 से π/4। अब ये कुछ कारण से उसने दिया होगा, जो भी उसका रीजन रहा हो। दूसरी जरूरी बात कि वो पूछ रहा है d ऑफ f ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू d tan थीटा। नाउ देयर आर 2 थिंग्स, बहुत गौर से सुनिएगा। पहला तो अगर मैं कंसेप्चुअली सोचूं तो ये इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, जहां हमने ये सीखा है कि सर अगर आपको किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है tan थीटा के रिस्पेक्ट, मतलब वी आर डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। नाउ देयर आर 2 वेज। एक तरीका जो एक स्टैंडर्ड तरीका है कि सर कुछ मत करो, अगर मुझे पूछा जा रहा है, देखो मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसे एक कन्वेंशनली कैसे सोचा जाएगा, है ना। मुझे करना है एफ थीटा को डिफरेंशिएट, आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, tan थीटा। एंड व्हाट वी हैव लर्नड, हमने ये सीखा है सर कि आप एफ थीटा, जो थीटा का फंक्शन है, tan थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से पहले क्या कर लो, आप उसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। तो हम क्या करेंगे, हम तो ये जानते हैं सर कि आप ऐसे निकाल लो, आप एफ ऑफ थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो एंड देन df/d थीटा निकाला। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे टेक्निकली चाहिए था tan थीटा वाला पार्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर एक छोटा सा ऑपरेशन और परफॉर्म करूंगा। पहले तो बताओ, d थीटा आपने ले आया सर अपनी मर्जी से, बिल्कुल अपनी मर्जी से मैं ले आया हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अगर d थीटा अपनी मर्जी से ले आया तो मैं क्या करूंगा, इस छोटे से पार्ट को समझने की कोशिश करो। क्या मैं इस पार्ट को डिवाइड कर सकता हूँ? आई होप आपको याद आ रहा है, जो पैरामीट्रिक फॉर्म वाला डिफरेंशिएशन हमने सीखा है, वैसा ही ये कुछ है कि सर f को d थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और tan को भी जो आपका tan थीटा है उसे भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। और इस वजह से अगर आप देख पाए तो बेशक ये आपका df थीटा अपॉन d tan थीटा ही है, चेन रूल, या आप अगर पैरामीट्रिक फॉर्म वाला डिफरेंशिएशन देखिए, या एक कन्वेंशनल तरीका हमने सीखा है किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में, जो कि टेक्निकली आपके थीटा पर डिपेंड करते हैं। तो पैरामेट्रिकली अगर मैं सोचूं तो इट्स लाइक y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन y भी थीटा का फंक्शन, x भी थीटा का फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, हम dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा करते थे। आई होप ये पूरी स्ट्रक्चर्ड कंसेप्ट आपको पता है। पर क्या ये एक सही तरीका होगा? गलत कुछ नहीं है, पर मैं कहूँगा एक अच्छा तरीका ये नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि शायद यहाँ गुंजाइश है कि आप क्यों इतना चीज़ों को घुमा फिरा कर ले जाना चाह रहे हो। थोड़ा एफ थीटा को तो गौर से देखो सर। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फंक्शंस, इनइक्वेशंस, आइडेंटिटीज, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ भी कंफर्टेबल हो चुके होंगे, जो कि आप कर सकते हैं हमारे आईआईटी जेडब्ल्यू का जो चैनल है, वहाँ हमने ट्रिगो 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, ऑफ कोर्स आईआईटी जेडब्ल्यू मेंस के पीवाईक्यूज और जेडब्ल्यू एडवांस के पीवाईक्यूज के साथ स्ट्रक्चर्ड मैनर में कवर किया है। वहाँ बहुत अच्छे से डिटेल्ड में आप चीज़ें देख सकते हो, वहाँ सारी चीज़ें हैं।
खैर एनीवे, अगर आपको सिंक में ही चलना है तो यहाँ भी आप चीज़ें समझ सकते हो, कुछ छूटेगा नहीं। और जितना नॉलेज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए उतना नॉलेज हम डिस्कस करते रहेंगे हाथों हाथ क्वेश्चंस के साथ। तो दोनों चॉइसेस आपके पास हैं, या तो आप पहले से वहाँ पढ़ के रख लेना चाहते हैं तो वहाँ का डेटा यूज़ कर लीजिए, या फिर यहाँ पर हम कवर करेंगे। चूँकि वहाँ हम ट्रिगो कर चुके हैं तो यहाँ हम ट्रिगो एंड में करेंगे, एक्सपेक्टेड है आगे। वेल एनीवे, जितनी भी नॉलेज लगनी है जिस भी क्वेश्चन में वो आपको पता होगी, आप उसको लेकर निश्चिंत रहिए। सवाल क्या है, मैं कह रहा हूँ जो ये तरीका है ये बुरा नहीं है, गलत नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कोई और बेहतर और अच्छा तरीका भी हो सकता है। थोड़ा सोचा जाए तो शायद हाँ। इस एफ थीटा को मैं क्रैक करने में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ किसी और एक्सप्रेशन में। बताओ एफ थीटा क्या है, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा। इवेंचुअली करना थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट है, पर देखो ना आप कहानी कितनी लंबी चली जाएगी। अगर मैं चेन रूल भी लगाऊंगा तो कितना कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाएगा। तो कांट वी सिंप्लीफाइड, यस वी ऑल कैन, बट कैसे, ज़रा उस पर बात करते हैं। ये कुछ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है ज़रा उस पर बात करिए। सर लिखा हुआ है जो एफ थीटा आपको दिया गया है वो है कितना भाई, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा, है ना। ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ओवर कितना, कॉस 2 थीटा। क्या ये बात आपको रियलाइज हो रही है? आई होप इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसको क्या करें सर, कुछ सोचो, कुछ दिमाग लगाओ, कुछ करो। मेरा कहना है ज़रा देखो ध्यान से। एक काम सबसे पहला तो ये कर लेते हैं, ध्यान से देखना। एफ थीटा को भी थोड़ी देर के लिए हम कीपिंग असाइड, और इसे मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, एनीथिंग है ना, यू कॉल इट एनीथिंग, लेट्स से मैं इसे कह लेता हूँ के। तो अगर मैंने इसे कहा के, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर जो 10K होगा, जो 10K होगा वो कितना होगा भाई सर, वो जाएगा आपका साइन थीटा, है ना, अपॉन में अंडर रूट ओवर कितना, कॉस 2 थीटा। आई होप यू आर एब्सोल्युटली ओके विद व्हाटएवर आई हैव रिटन सो फार। कॉस 2 थीटा का कोई और फॉर्मूला पता है क्या सर आपको? मेरा कहना है हाँ है। कॉस 2 थीटा के लिए क्या आपको फॉर्मूला याद है? हमने कई सारे वर्जन सीखे, बट यहाँ पर मैं ये वाला वर्जन यूज़ करना चाह रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप आपको ये सारे बेसिक्स याद हैं। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं cos 2 थीटा को रिप्लेस कर रहा हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से। क्यों कर रहे हो सर? बस चीज़ें मुझे थोड़ी ठीक लग रही हैं कि सारी चीज़ें थीटा में ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा 2 थीटा के बजाय। अभी क्या, अब देखो 10K एक एंगल है जिसका 10 रेशो मुझे कोई वैल्यू दे रहा है। क्या आपको याद है ये बात? हमने एक दफ़ा डिस्कस किया है इस बात को, थोड़ा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, गौर से सुनिएगा। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता, अगर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता जिसमें एक एंगल होता K, है ना, और उसका अगर मैं 10 रेशो लेता तो वो होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या मैं अपनी सहूलियत के लिए हाइपोटेन्यूज तक पहुंचने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस से डील कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो साइन थीटा अगर मैं परपेंडिकुलर मान लूँ रेशियोज के टर्म्स में और बेस मान लूँ अंडर रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा? ज़रा गौर से देखना, बहुत अच्छा पार्ट है, ध्यान से नोटिस करना। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली लेंथ साइन थीटा और बेस आपका कितना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी आपसे जो मुझे पूछना है उस चीज़ का जवाब दीजिए। कैन यू हेल्प मी विद दिस हाइपोटेन्यूज पार्ट? बिल्कुल कोशिश की जा सकती है, ध्यान से समझना। हाइपोटेन्यूज क्या दिख रहा है सर? हाइपोटेन्यूज को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ देखो, ये साइन थीटा है, बिल्कुल है, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना? ये हो जाना है आपका साइन स्क्वायर थीटा, प्लस अगर मैं बेस का स्क्वायर करता हूँ तो अंडर रूट हट जाना है, तो ये कितना होगा भाई? ये होगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। गौर से देखिएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। और ऑफ कोर्स ये पूरा एक्सप्रेशन अंडर रूट में आएगा क्योंकि आप अपने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकाल रहे हो, है ना। तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो अंडर रूट में होगा। आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम के बेसिक्स पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना? 1 माइनस 1 0। So I'll be left with cos स्क्वायर थीटा। डू यू ऑल एक्सेप्ट दैट? और cos स्क्वायर थीटा का रूट कहने को मॉड cos थीटा होता है, लेकिन जो आपका थीटा है वो माइनस π/4 से π/4 है। यहाँ पर cos थीटा पॉजिटिव होगा तो मैं यहाँ पर मॉड cos थीटा को cos थीटा की तरह ही ट्रीट करूंगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर ये स्टेप्स आपको नजर नहीं आ रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना? 1। यहाँ से खैर एक cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा और माइनस 1 ऑलरेडी है, और अगर सिंप्लीफाई किया तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बच रहा है भाई? cos स्क्वायर थीटा इन एन अंडर रूट। अब आप कहने को चाहें तो मॉड cos थीटा लिखिए, बट cos थीटा की वैल्यू जब माइनस π/4 से π/4 के बीच में है वो cos थीटा ही है। यानी मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये कितना आ रहा है सर? ये आपका आ रहा है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। डू यू ऑल एग्री विद? आई एम रियली सॉरी, साइन थीटा आपका ये आ रहा है और cos थीटा आ रहा है। मैं साइन के पर चला गया था। क्या ये बात आप सबको समझ आ रही है? यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब सवाल क्या है सर? सवाल कुछ ऐसा है कि मुझे tan इनवर्स दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है।
क्या tan इनवर्स को जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अच्छा ये पूरा ओवरऑल किसके इक्वल था, एफ थीटा के इक्वल था। एफ थीटा को ही क्या मैं थोड़ी देर के लिए क्या कह सकता हूँ, आई होप आपको बात नजर आ रही है। मैं एफ थीटा को ही क्या थोड़ी देर के लिए के कह सकता हूँ, आई होप हमने अपने तरीके से उसे के माना। अब गौर से देखना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करके साइन के निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। क्यों निकाल रहे हो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको बात नजर आएगी। अगर मैं साइन के निकालता हूँ तो आप मुझे बताइए साइन के क्या होगा। साइन के मतलब इस एंगल का साइन रेशो, देखना ध्यान से, साइन रेशो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी कितना, दैट विल बी साइन थीटा अपॉन ऑफ कोर्स कितना, कॉस थीटा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, जो मैं करना कहना या बोलना चाह रहा हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। जब हमने निकाला क्या, साइन के, विच टर्न्ड आउट टू बी कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डू यू ऑल एग्री विद दिस मच इन्फॉर्मेशन कन्वेड सो फार, व्हाट नेक्स्ट। अब अगर साइन के मुझे पता चल गया है तो मैं के को क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना, टेन थीटा, और अगर ये साइन उधर गया तो दिस विल बी साइन इनवर्स, दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ कितना, टेन थीटा। डू यू ऑल एग्री विद जो ये पार्ट अभी लिखा गया है, इससे कोई परेशानी तो नहीं। आई होप अब आपको चीज़ें समझ आ रही कि मैं किस तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ। बाय द वे के क्या था, अगर आप देखें ध्यान से तो के वॉज नथिंग बट हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस एक्सप्रेशन को तोड़कर मैं क्या लिख पा रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को तोड़कर मैं किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। वो फॉर्म क्या है, गौर से सुनिएगा, यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना, बहुत सिंपल सा पार्ट है, बहुत अच्छे से नोटिस करना। एफ थीटा जो हमारे लिए आ रहा है, एफ थीटा कितना आ रहा है भाई, एफ थीटा जो आपके लिए आया है, बस इस अंदर वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पर एक, चलो छोड़ो अभी देखते हैं, है ना। तो एफ थीटा हमारा कितना है भाई, जस्ट अभी हमने इवैल्यूएट किया, साइन इनवर्स कितना, टेन थीटा, दिस टर्न्स आउट टू बी कितना, साइन इनवर्स ऑफ टेन थीटा। क्या इस बात से कोई परेशानी, आई थिंक अब आपको नजर आ रहा है कि शायद अब ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मेरे लिए शायद अब ये क्वेश्चन आसान है क्रैक करना या सॉल्व करना। आई ऑल एक्सेप्टिंग कि मैं जो कहना या लिखना चाह रहा हूँ वो बात समझ आ रही। बस यहाँ पे एक छोटा सा टाइपो है, प्लीज़ उस करेक्शन को ध्यान से देखिएगा। एफ थीटा में एक्चुअली यहाँ पर साइन भी आना चाहिए था, तभी इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। आई शो इट टू यू। अगर आप साइन इनवर्स टेन थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं टेन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो देखो मैं आपको ये डिफरेंशिएशन बताता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर इससे एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पर एक बस करेक्शन मुझे रियलाइज हो रहा है कि क्वेश्चन में एक छोटा सा टाइपो है। ये जो एफ थीटा इन्होंने दिया है ना, वो एफ थीटा जो होना चाहिए था वो बस पहले लिख देता हूँ, वो एफ थीटा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये आकर रियलाइज हो रहा है, तो ये होना चाहिए था साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ कितना, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस टू थीटा। ये बस मुझे क्वेश्चन सॉल्व होते होते रियलाइज हुआ कि यहाँ पर ये टाइपो है और ये करेक्शन है ना। तो ये करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि तब ही जाकर साइन साइन इनवर्स के इंपैक्ट को नलिफाई करेगा। कैसे करेगा जरा उस पर बात करते हैं। पहले तो यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है, आपका ये एफ थीटा होना चाहिए था ये, है ना। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं एक छोटा सा काम कर ले रहा हूँ, प्लीज गौर से सुनिएगा। इस पार्ट को मैं एफ थीटा नहीं मान रहा हूँ, मैं इसके अंदर वाले पार्ट को के मान रहा हूँ, है ना। तो ये के सॉल्व होते होते 10 के कुछ ऐसा आया और ये आते आते के कुछ ऐसा आया। के मतलब क्या कुछ ऐसा आया, ये जो पार्ट है ये क्या निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है के, है ना। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट ही कर देता हूँ अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है तो, है ना। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर कायदे से आपका साइन इनवर्स लगा होना चाहिए, है ना। आई होप ये प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, आपको ये बातें समझ आ रही हैं। ये क्वेश्चन जो होगा करेक्टली जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि आपका जो एफ थीटा है दैट शुड बी साइन इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना। अब साइन इनवर्स नहीं, साइन ऑफ, बस साइन। अब गौर से सुनना, हमने क्या माना, इस अंदर वाले पार्ट को के माना और इसे जब वर्कआउट किया तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिली, टेन थीटा। तो जो लिखा हुआ है ओवरऑल, सॉरी, ये जो टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस थीटा लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है, साइन इनवर्स ऑफ टेन थीटा। तो एफ थीटा कितना होगा, एफ थीटा जो ओवरऑल करेक्ट होकर आएगा वो कितना होगा भाई, एफ थीटा आपका निकल कर आता है, यहाँ पर एक साइन तो था ही, साइन का आप ये ले रहे हो, और ऑफ कोर्स थीटा मत भूलिएगा। थीटा उसने क्या कहा है, थीटा आपका जो है वो -π/4 से π/4 तक है। अब आपको रियलाइज होगा ये क्यों रखा गया। I'll try and make you understand। इसको रखने का कारण बस स्पष्ट इतना सा है, ध्यान से देखो। जब थीटा -π/4 से π/4 के बीच हो तो टेन थीटा कहाँ से कहाँ होगा, आई होप रियलाइज कर पा रहे हो आप। टेन थीटा आपका -1 से 1 तक होता है, जब थीटा आपका -π/4 से π/4 तक होता है। एंड आई होप रियलाइजिंग साइन इनवर्स -1 से 1 के बीच की वैल्यूज के लिए डिफाइंड, इसलिए पूरी कहानी लिखी गई, है ना। और -1 से 1 के बीच के लिए -π/2 से π/2, और उसका जब आप साइन लेंगे तो आपको -1 से 1 के बीच की वैल्यूज मिलेंगी। क्या बात आपको नजर आई। तो ये बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में करेक्टली डिफाइंड फंक्शन है। डू यू ऑल एक्सेप्ट दैट। नाउ व्हाट नेक्स्ट। सर साइन साइन इनवर्स के इंपैक्ट को नलिफाई करेगा, क्योंकि थीटा आपके रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल करता है। ये आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ेंगे कि ऐसा मेरा क्यों चेक करना जरूरी है ना। ऑल्दो हमने
रिलेशंस इन फंक्शंस में जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़े थे तो थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था कि कौन सी चीज़ कहाँ चलती है, कैसे उसका डोमेन डिफाइंड होता है, कुछ सिंपल से फॉर्मूले जो ज़रूरी फॉर्मूले हैं वो भी डिस्कस किए थे। खैर, अगर यहाँ पर एक छोटी सी बात की जाए तो मुझे क्या नज़र आ रहा है कि साइन साइन इनवर्स के इम्पैक्ट को नलिफाई कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या बन जाता है? क्वेश्चन बस इतना सा बन जाता है कि एफ थीटा आपका क्या आता है सर? एफ थीटा फाइनली आपका आ रहा है टेन थीटा। तो सच कहूँ तो ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ही नहीं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। एफ थीटा आ रहा है टेन थीटा और आपको इसको टेन थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। आप ऐसे सोचो, अब मैं आपसे बात करता हूँ, है ना। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एफ थीटा का डिफरेंशिएशन टेन थीटा के रिस्पेक्ट में। खैर, एक समझदार स्टूडेंट इसे देखकर ही आंसर मार्क कर देगा कि सर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन टेन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है। बट फिर भी अगर आप कंसेप्ट यूज करना चाहते हो, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और हम अपने पैरामीट्रिक फॉर्म वाले या फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले फॉर्म से टेन थीटा को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि कितना होगा? वो भी होगा सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा टर्न्स आउट टू बी कितना? 1। और डू यू ऑल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं 1 कैसे और क्यों मार्क करूंगा? आई होप आप इस बात को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया और इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंशिएशन से लेना देना था ही नहीं। दिस क्वेश्चन वॉज मोर अबाउट This question was absolutely more about inverse trigonometric functions, and I hope you are realizing कैसे बारीकियां काम में आती हैं, कैसे चीज़ों को सोचना होता है और कैसे क्वेश्चंस को वर्कआउट किया जाता है और कैसे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ लगाने होते हैं। वो दिखा के करवाना क्या चाह रहा है वो एक अलग बात होती है, और उस क्वेश्चन में करना क्या है ये सोचना एक अलग बात होती है ना। तो आप उसके लूप में, आप उसके कंस्पेरेसी में फंस मत जाइए कि वो कहना क्या चाह रहा है और आप बस वो करना शुरू कर दिया। अब एक अच्छा स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा, है ना, कि वो बस इसे देखकर टेन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगी। सर लगाओ अब तो चेन रूल, फटाफट करते हैं, जितनी मेहनत लगेगी, जितने स्टेप्स लगेंगे, जितना वक्त लगेगा मैं करूंगा। पर मेरे पास वक्त ही तो नहीं है इस एग्जाम में। आई होप आपको बात रियलाइज हो रही। तो मुझे स्मार्टर अप्रोच फिगर आउट करनी पड़ेगी, स्मार्टर अप्रोचेस से ही क्वेश्चंस को सोचना होगा। आर यू ऑल गेटिंग दैट? अगर ये पार्ट क्लियर है तो क्या अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें? वेल, Here comes your next question for the day। अच्छा सवाल है और मैं एक सच कहूँ तो ये एक बहुत ही आसान सा सवाल है। ये JEE एडवांस ने 2014 में पूछा है और इसे सॉल्व होता हुआ देखकर आप कहोगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है JEE एडवांस में पूछने के लिए, तो पर उन्होंने पूछा है। एंड देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो तो क्वेश्चंस कितने आसान बन जाते हैं। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 1,3। डू यू ऑल रियलाइज वो क्या पूछ रहे हैं? किसी कर्व, जैसे कर्व है y, अगर मैं मान लूँ तो किसी कर्व की टेंजेंट की स्लोप हमें दी जाती है dy/dx, जिसका डिस्कशन आई होप हमने किया है। डिफरेंशिएशन की ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग जब हमने ली थी तो हमने यही पढ़ा था कि dy/dx का मतलब होता है इस कर्व का जो कि x और y आपके वेरिएबल्स पॉइंट्स हैं कार्टेशियन सिस्टम में, इस कर्व का किसी भी पॉइंट x, y, अल्फा, बीटा या 1,3 पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप dy/dx निकाल लो और x और y की जगह जो वो पॉइंट पूछ रहा है जहां पर वो टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप पूछ रहा है वो कोऑर्डिनेट पास कर दो। तो शैल आई से मुझे सिर्फ dy/dx निकालना है कहां पर? 1,3 पर। दैट इज व्हाट ऑल यू नीड टू फिगर आउट। और ये कैसे करेंगे? पहले से डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी लगना है रूल्स लगाएंगे, एंड देन फाइनली y और x की जगह मैं 1 और 3 पास कर दूंगा। दैट्स ऑल व्हाट आई नीड टू डू। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल अप्रोच? चलो ट्राई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले चेन रूल के अकॉर्डिंग y माइनस एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं x मान लूँ तो ये लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, लेकिन वो x नहीं है, वो क्या है? वो तो है y माइनस एक्स टू द पावर 5 की पावर कितना? 2 माइनस 1, दैट्स 1। चेन रूल के अकॉर्डिंग y माइनस एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन कितना? dy/dx। क्या dy/dx को अभी कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हुए मैं y डैश लिख लूँ तो चलेगा? आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। एंड देन माइनस एक्स टू द पावर 5, अब माइनस एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? आई होप आप जानते हैं, माइनस मतलब एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन आई नीड नॉट राइट विल बी 5x टू द पावर 4, और ये पूरा इसके प्रोडक्ट में है क्योंकि ये आपका एक फंक्शन है, फिर उसका कंपोजिट फंक्शन है। कोई परेशानी तो नहीं है कि यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाकर इससे क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल पूरा एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एवरीवन गॉट दैट? नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर अगर सोचा जाए तो दोनों तरीके आपके पास है। पहला तरीका कि आप
1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सपांशन लिख लें और उसको x से मल्टीप्लाई कर दें, या प्रोडक्ट रूल लगा लें, जैसा आपको ठीक लगे। मेरा कहना है एक्सपांशन करने में एक स्टेप और जाया ही करनी है, तो इससे अच्छा है मैं सीधे सीधे यही प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो x को एज इट इज रखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जब इसे डिफरेंशिएट किया तो फिर वही बात, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स है, तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, है ना। लेकिन ये x नहीं है, ये क्या है भाई, ये है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और एक और छोटी सी बात, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यहाँ लिखना था, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ। आई होप मैंने कुछ नहीं किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जो कि ये x है, और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। पर अभी क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी है कि चेन रूल यहाँ लगेगा। अब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि कितना होगा 2x। आई होप 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x इंटू 2x विल मेक इट 4x स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? व्हाट नेक्स्ट? अब छोटा सा काम, अगला काम। सर अगला काम ये, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, जिसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। व्हाट नेक्स्ट? अब आपको सर कुछ नहीं करना है, x का डिफरेंशिएशन करना है, जो कि होगा 1। तो ये आपका dy बाई dx निकल कर आ रहा है, जिसे सिंप्लीफाई हम बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि अब मुझे ये dy बाई dx कहाँ निकालना है, जरा आप ये बताएं। सर dy बाई dx आपको x, y यानी 1,3 पर निकालना है। तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ 1, और जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ 3, ताकि मैं फाइनली y डैश तक पहुँच पाऊँ। कि आपको अप्रोच, आइडिया या एक क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है समझ आ रहा है? तो ज़रा ट्राई करते हैं गौर से देखिए। 2 तो एज इट इज़, है ना, y की जगह क्या रखा 3, तो दिस इज 3, और x की जगह क्या रखा 1, तो 1 की पावर 5 इज गोइंग टू बी 1। एवरीवन विद मी सो फार? व्हाट इज दिस? दिस इज y डैश 5x टू द पावर 4। व्हाट इज x? x इज 1, तो दिस इज गोइंग टू बी कितना, -5। व्हाट नेक्स्ट? ध्यान से देखिएगा, 4x स्क्वायर, x 1 है, सो दिस इज व्हाट 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर वही बात, x 1 है तो 1 प्लस 1 कितना 2, फिर क्या प्लस आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर वापस आपको दिख रहा है, x कितना है भाई 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2, और 2 का स्क्वायर कितना 4। कोई परेशानी इस बात से? अब एक छोटा सा काम गौर से देखिए भाई, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन, 3 माइनस 1 कितना होता है सर? 3 माइनस 1 होता है 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4। क्या मैं 4 को इस 4 और इस 4 से कैंसिल कर सकता हूँ? तो यहाँ पर मेरे लिए क्या बचेगा, सिर्फ 1। कोई परेशानी तो नहीं है? अब देखो 2 प्लस 1 कितना 3, -5 उधर गया, तो 3 प्लस 5 कितना 8। तो शैलाई से जो y डैश आपका आ रहा है, वो आ रहा है 8। ये महज 2 स्टेप का सवाल है जो JEE एडवांस ने 2014 में पूछा है, और आपको मिक्सचर मिलेगा, आपको इजी भी मिलेंगे, टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्वेश्चंस कैटेगराइज करें। क्वेश्चंस कैटेगराइज करने का मतलब 3 कैटेगरी में मेजरली आप क्वेश्चंस डिवाइड कर लोगे। 3 कौन कौन सी कैटेगरीज गौर से समझना। जब आप IIT JEE मेंस या JEE एडवांस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इजी, है ना, मॉडरेट और टफ। अब करना क्या है, मैं जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करूंगा तो ये रहा जैसे कि क्वेश्चन पेपर, और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ऐसे चलते चले जाएंगे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा और मुझे देखकर लगा कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसे करने में वक्त लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे अपने मॉडरेट कैटेगरी में डाल दिया। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसे मार्क फॉर रिव्यू। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। मार्क फॉर रिव्यू मतलब मैंने उस पर मार्क लगा दिया कि मुझे बाद में करना है, मुझे समझ आ गया, मैं कर लूँगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। तो अभी मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन देखा, सेकंड क्वेश्चन पढ़कर समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे सीधे सीधे ड्रॉप कर दिया। हो सकता है बहुत ईजी क्वेश्चन हो सकता है बहुत टफ हो, या मॉडरेट हो, मुझे नहीं पता। पर मैंने ये सोचा कि मुझे पढ़कर नहीं समझ आए, कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे जो लग ही नहीं रहा है कि करना क्या है, बहुत लेंदी जा रहे हैं, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया, लगा फटाफट हो जाएगा, तो मैंने हाथों हाथ ट्राई किया, सॉल्व हो गया, आंसर मार्क किया, बात खत्म। फिर फोर्थ पे आया, फोर्थ फिर मुझे ऐसा लगा कि यार कर सकता हूँ लेकिन वक्त लगेगा, तो छोड़ दिया। फिर फिफ्थ पे आया, फिफ्थ मुझे समझ आ गया, मैंने सॉल्व कर दिया। फिर मैं किस पर आया, मैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर आया, और सिक्स्थ क्वेश्चन मुझे वापस कैसा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो मैंने सिक्स्थ क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया। तो मैंने 3 कैटेगरी के क्वेश्चन देखे। देखो 3 कैटेगरी कौन कौन सी। ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट था, ये आपका टफ था, ये आपका ईजी था। ये क्वेश्चन वापस आपका इजी था, सॉरी, ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट था, ये इजी था, और ये टफ था। तो सबसे पहले तो सारे इजी क्वेश्चंस हमने निपटा दिए। आई होप आपको दिख रहा है, सारे इजी क्वेश्चंस हमारे हो गए। ये आपके पहले साइकिल में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप सारे इजी क्वेश्चंस कर देते हो। फिर क्या करते हो, जब सारे इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं तो आप शिफ्ट करते हो मॉडरेट क्वेश्चंस पर।
अब जब सारे इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो जो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे थे, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करके रखे थे, वो आपके सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाते हैं। मतलब प्रायोरिटी हमेशा फर्स्ट ही होती है, सेकंड तो हमारा बनाया हुआ वर्ड है। तो सेकंड अटेम्प्ट में जब पहली बार आप सारे इजी क्वेश्चंस कर चुके होते हो तो आप क्वेश्चन पेपर के अब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पर जाते हो। ऑफ कोर्स आपके पास वक्त होता है ना। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि पहले आप सिर्फ सारे इजी क्वेश्चंस करें एंड देन आप किस पर जाते हैं, मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे। आपने क्या कर लिया है अपनी एग्जामिनेशन हॉल में, आपने सारे इजी है ना और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इजी और मॉडरेट के करने का मतलब क्या होता है, जब आप सारे इजी कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है ना। अगर मैं देखो हर स्टूडेंट के लिए बहुत सब्जेक्टिव टर्म है कि किसके लिए क्या इजी होगा, पर फिर भी अगर मैं एक स्टैंडर्ड केस डिसाइड करूं तो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो यूजुअली इजी होते हैं, वो काफ़ी होते हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए। बस स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं कि वो सीक्वेंशियली सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं। अब आप समझो ना बात को, अगर आपने ईजी कर लिया, अपने टफ में उलझ गए तो यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, आपका मोरल डाउन कर देगा। और जिस स्पिरिट से आप इजी क्वेश्चंस कर लेते सारे, उस स्पिरिट, उस इंटेंसिटी, उस एनर्जी से नहीं कर पाओगे। तो आप अपना बेंचमार्क बढ़ा रहे हो। बेंचमार्क कैसे बढ़ा रहे हो, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप। आप क्या कर रहे हो, पहले इजी वाले स्टेप्स कवर कर रहे हो, फिर जो टफ स्टेप्स हैं जिनको क्लाइंब करने में ज़्यादा मेहनत लगी वो बाद में कर रहे हो। वो बाद में क्यों कर रहे हो, कि जब सारे इजी क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आपका मोरल अच्छा होगा, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में बूस्ट अप हो चुके होंगे। और जब आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आप कहाँ आ रहे हो, तो आप आ रहे हो मॉडरेट पर। और मॉडरेट क्लियर करने से आप कहाँ बढ़ा रहे हो, अब आप रैंक में जा रहे हो, अब आप अपनी रैंक इंप्रूव कर रहे हो। ग्रेजुअली रैंक इंप्रूव करते करते आप कहाँ जाएंगे भाई, जब आपकी रैंक बढ़ने लगी है, जब आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हो और अब आप रैंक बढ़ा रहे हो, तो आप इसमें से जो जो टफ क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं, जितने ज़्यादा बन सकते हैं, उतने टफ क्वेश्चंस ट्राई करते हो। और जैसे ही आप टफ क्वेश्चंस करने लगते हो, जैसे ही आप टफ क्वेश्चंस करने लगते हो, आपको क्या करने लगते हो, अब आप टॉपर्स की कैटेगरी में आ जाते हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और जितने टफ करते चले जाओगे उतना ऊपर आप आते चले जाओगे। ये फिलॉसफी है। अब गलती ये है कि आप टफ से शुरू कर देते हो ये, और ये कर ही नहीं पाते हो। तो आप ना कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, ना रैंक बढ़ा रहे हो, और आप टॉप करना चाह रहे हो। आप स्टेप बाय स्टेप चलो ना। आई होप आपको प्रोसेस समझ आ रही है, और यही तरीका सही है। और एक छोटी सी बात जिसको लेकर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं, आपको सबसे कम वक्त लगेगा केमिस्ट्री में, बहुत जल्दी आप उस पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो यहाँ से बचाया हुआ टाइम, और ऑफ कोर्स फिजिक्स में मॉडरेटली डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगना है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स से जो टाइम आप बचाएंगे, मैक्सिमम टाइम आप कहाँ से बचाएंगे, केमिस्ट्री से। सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा मैथमेटिक्स में। सबको लगता है ना मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, उनको करने में वक्त भी लगता है। तो जितना टाइम बचा सकते हो बचाओ, और वो यहाँ इन्वेस्ट करो। मैं नहीं कह रहा हूँ इनकी इंपॉर्टेंस कम है, इन्हें इक्वल इंपॉर्टेंस है, उल्टा ये स्कोरिंग है। यहाँ पे ज़्यादा वक्त देकर भी कम स्कोर ला पाओगे, बजाय यहाँ पे अच्छा स्कोर ला सकते हो। पर यहाँ पर मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको बैलेंस करनी होगी चीज़, है ना। आप ये बात याद रखिए, आपको तीनों पार्ट में इक्वल बैलेंस स्ट्राइक करना होगा। आप किसी में भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो क्या स्ट्रैटेजी क्लियर हो रही है? चलो, अगर ये बात समझ आ रही है कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर है कि ये क्वेश्चन का आंसर 8 कैसे आया। यहाँ से हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है, जरा वो देखिए। अगला सवाल आपके लिए पूछा गया है JEE एडवांस ने 2018 में। क्या पूछा है वो देखिए। ये कुछ लिखा हुआ है। अब आपको रियलाइज हो रहा है ये इसने पता है कौन सा डेटा यूज किया है। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में आखिर में जो फंक्शनल डेफिनेशंस पर बेस्ड फंक्शंस के हमने डिफरेंशिएशन सीखे थे, वो ऐसी ही कुछ कहानी है। ऑल्दो थोड़ा सा यहाँ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। देखो वो लिबर्टी दे रहा है कि f R से R में डिफाइंड है, मतलब मैं x और y की कोई भी वैल्यू ट्राई कर सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दूसरा, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और एक और अच्छी बात उसने कह दी, उसने बता दिया कि f0 आपका कैसा है, f0 आपका 1 है, ठीक है सर। और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ढूंढेंगे ये जो वो पूछ रहा है कि log f(4) की वैल्यू क्या होती है। पर इस पार्ट में मैं शुरुआत कैसे करूं, मैं f(x + y) जो दिया गया है यहाँ पर चीज़ें कैसे करूँ। चलो एक छोटा सा काम मैं सजेस्ट करता हूँ। या तो x या y किसी की भी जगह 0 रखो, है ना, किसी भी एक की जगह 0 रखो। जैसे मैंने क्या किया, मैंने लेट्स से y की जगह 0 रखा। अगर y को 0 से रिप्लेस किया, क्योंकि मैं f(x) में टर्म्स चाहता हूँ इसलिए, तो ये 0 हो गया, तो ये बचा f(x). ये कितना हो गया सर, ये हो जाता है f(x), है ना, f' यानी f' कितना 0 प्लस ऑफ कोर्स कितना f' जो कि f' ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर fy यानी f0 और f0 कितना होता है 1, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्या ये पार्ट समझ आ रहा है कि हम कैसे लिख रहे हैं, कि हमने f(x) को किसी टर्म में एक्सप्रेस किया है। थोड़ा और इसमें गुंजाइश है अगर आप f(x) कॉमन ले लें और f(x) को फाइनली लिखें। लेकिन सर इससे आप ले जा किस तरफ रहे हो, हम करना एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं। अब एक छोटा सा काम करते हैं। मैं चाह रहा हूँ f'0 अगर मुझे पता चल जाए तो मेरी कहानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो कहानी सॉर्ट आउट करने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। मुझे क्या चाहिए फाइनली, f'0। जरा सोच के देखो, अगर यहाँ सब जगह 0 होता
अगर x और y सब में ही 0 होता तो कहानी कितनी सुंदर सी स्पष्ट दिखती। सोचो आप, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं x और y दोनों को 0 से रिप्लेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ 0। आई होप अब आपको समझ आ रहा है ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये हो जाएगा f ऑफ 0 इंटू एफ डैश 0। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हम एफ डैश 0 तक पहुंचना चाह रहे हैं, है ना। फिर क्या सर, यहाँ पे वापस आपका क्या, एफ डैश 0 इंटू एफ ऑफ 0। कोई परेशानी, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, देखो आप जरा, एफ डैश 0 इंटू एफ 0 और एफ डैश 0 इंटू एफ ऑफ 0। यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है कंक्लूजन, यहाँ से आप सोच के देखो भाई क्या निकल कर आ रहा है। एफ 0 कितना है, एफ 0 है 1, एफ 0 कितना है 1, तो एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स एफ डैश 0। और LHS में क्या है, ये भी एफ ऑफ 0 है जो कि कितना होगा भाई 1। तो शेलाई से यहाँ से मैं कंक्लूड करके लिख सकता हूँ कि एफ डैश 0 आपका क्या होगा, वो होगा भाई 1/2। डू यू ऑल एग्री एंड एक्सेप्ट दैट कि एफ डैश 0 आपका 1/2 कैसे आ रहा है। आई होप अब आप कंफर्टेबल नहीं कि कैसे सोचा जाता है इन क्वेश्चंस को। जो एफ डैश 0 मुझे मिला यहाँ से, जिसकी वैल्यू है 1/2, कैन आई रिप्लेस दैट हियर टू गेट एफ ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स को यहाँ लाया तो ये कितना लिखा है, ये लिखा है एफ ऑफ एक्स, है ना। और यहाँ पर एफ डैश 0 कितना है, एफ डैश 0 है 1/2। अब अगर एफ डैश 0 आपका 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। नाउ यू विल रियलाइज कि सर ये सवाल JEE एडवांस ने 2018 में पूछा था। आप सोच के देखो कैसे ये एक आसान क्वेश्चन बन जाता है, उस बात को समझना। देखो एफ ऑफ एक्स में से एफ ऑफ एक्स का हाफ सब्ट्रैक्ट किया तो हाफ, 1 में से हाफ तो हाफ बचा, तो ये कितना बचेगा, हाफ एफ ऑफ एक्स, है ना। और ये कितना बच रहा है, ये बच रहा है एफ डैश एक्स। नाउ गौर से सुनिएगा, ये पार्ट बहुत क्रूशियल है। एफ ऑफ एक्स का हाफ मुझे एफ डैश एक्स के इक्वल मिल रहा है। शैलाई से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ विल बी एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। मैंने कुछ नहीं किया, एक छोटा सा काम किया, यहाँ पर ये जो एफ ऑफ एक्स मौजूद है उसे वहाँ पहुँचाया। डू यू ऑल एक्सेप्ट दैट। इससे क्या फ़ायदा होगा सर, थोड़ा सा पेशेंस। जैसे मान लो मैं क्या दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। क्यों कर रहे हो, क्योंकि कुछ नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ किया तो हाफ का इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ किया तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है। जिस दिन आप इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे ना, सब्स्टिट्यूशन, तब आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे इस चीज़ के साथ। और डिफरेंशियल इक्वेशंस आते आते तो आप कहेंगे कि हाँ ये तो बहुत आसान चीज़ है, बट अभी फिलहाल शायद लग सकता है थोड़ा मुश्किल। कैसे, सोच के देखो, अगर मैं आपसे कहूँ एफ ऑफ एक्स को मान लो थोड़ी देर के लिए के, तो आप क्या कहोगे। मैं डिफरेंशिएट करता हूँ एफ ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ डैश एक्स। क्या आपको बात नजर आ रही है। और के का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी के बाई डी एक्स। इन्हें हम रेशो की, डी के बाई डी के नहीं, डी के बाई डी एक्स। अब इन्हें हम रेशो की तरह यूज़ करते हैं लेबनीज कोफिशिएंट से, तो इतना फ्लेक्सिबली हम इसे यूज़ कर सकते हैं कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ दैट एफ डैश एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी के। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अब आप सोच के देखो ना, यहाँ पर क्या है, हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x/2। आई होप आपको बात समझ आ रही है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट पार्ट क्या, सोच के देखो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को क्या माना, के, तो ये कितना हो जा रहा है के, और एफ डैश एक्स डी एक्स कितना हो जा रहा है, डी के। तो शैलाई से ये बन जा रहा है डी के अपॉन के। अब किसका डिफरेंशिएशन 1/k होता है सर, log k का। तो 1/k का इंटीग्रेशन log k। डू यू ऑल गेट दैट। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, गौर से देखिए, ये बन जाएगा log k। अब log k मतलब क्या सर, k क्या था, f ऑफ x। तो टेक्निकली क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है log ऑफ f ऑफ x। कोई परेशानी, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, अगर मैं नोटिस करूं, x/2 प्लस c। दिस इज कितना, x/2 प्लस सी। आर यू ऑल ओके विद दैट। आई थिंक सर आई एम नॉट ओके, क्योंकि मुझे ये सी की वैल्यू अभी नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन में कोई डेटा दिया गया था क्या, आई थिंक दिया गया था सर। उसने कहा था कि जो आपका एफ ऑफ 0 है, जो जनाब आपका एफ ऑफ 0 है वो कितना है, 1। बिल्कुल सही बात है। अगर एफ ऑफ 0 आपका 1 था तो क्या मैं यहाँ पर x की जगह 0, है ना, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 ट्राई कर सकता हूँ। बिल्कुल ट्राई करिए, देखिए ज़रा क्या मिलेगा, है ना। x की जगह 0 रखा तो एफ ऑफ 0 कितना हुआ, 1। तो ये कितना बन जा रहा है, ये बनता है आपका log 1 जो कि होता है 0, है ना, इज इक्वल टू x की जगह 0 रखा तो 0/2 0 प्लस c। log 1 होता है 0, तो c कितना आता है, 0। अगर c मिल रहा है 0 तो क्या मैं अब फाइनली इस फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ। मैं log के टर्म में ही लिख ले रहा हूँ उसे। तो log ऑफ f ऑफ x कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है आपका x/2। कोई परेशानी तो नहीं है।
क्या पूछ रहा है वो, मैं नहीं सिंप्लीफाई कर रहा, मतलब मैं नहीं कह रहा कि मैं एफ ऑफ एक्स को ऐसा लिख लूँ, है ना। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर एफ ऑफ एक्स को आप ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हो कि ई की पावर में रेस कर दो एक्स बाई 2 को, तो बिल्कुल लिख सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर ऐसा भी लिखा रहने दोगे तो कोई विशेष बदलाव नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पूछ क्या रहा है वो ये बताओ। वो हमसे पूछ रहा है log ऑफ एफ ऑफ 4। अब आप खुद सोचो, log ऑफ एफ ऑफ 4 अगर पूछा जा रहा है तो मेरे ख्याल से तो सर इसके बजाय यहीं रखो ना आप। तो अगर मुझसे कोई पूछ रहा है log ऑफ एफ ऑफ 4 तो मैं x की जगह 4 पास कर दे रहा हूँ, है ना। तो कितना जाएगा log ऑफ एफ ऑफ 4, जो कि कितना होगा भाई 4/2, और 4/2 कितना होता है, 4/2 इज नथिंग बट क्लियरली 2। सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 2। क्या आपको ये बात समझ आई कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं और कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर्ड मैनर में अभी तक सारी बातें स्पष्ट तौर पर क्लियर हैं कि कहानी कैसे चल रही है और हमने क्या क्या चीज़ें कैसे की हैं। मैं एक सिंपल सी क्लैरिटी दे दूं, एक थोड़ा सा रोड मैप समझा दूं ताकि आप क्लियर रहें। हमने आपकी ये IIT JEE मीन्स, है ना, और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को जारी रखा हुआ है, और इस प्रिपरेशन में चल क्या रहा है ज़रा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैथमेटिक्स की तैयारी है जनाब आपकी, इसमें भाई हमने चीज़ें कुछ इस तरीके से की हैं, गौर से सुनते जाइएगा। हमने शुरुआत की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, आई होप आप भूले नहीं हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर आपने क्या क्या पढ़ा दिया, अगर आप चेक करें प्लेलिस्ट तो सब कुछ ही पढ़ा दिया, सब कुछ मतलब हमने कार्टेशियन सिस्टम से शुरू किया, फिर हमने स्ट्रेट लाइंस पर शिफ्ट हुए, फिर हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को पढ़ा, फिर हमने सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन बहुत डिटेल में हमने किया, रादर हमने हर एक चीज़ डिटेल में की। डिटेल में करने का क्या मतलब है, हमने कंसेप्ट्स को सीखा, उन्हें कंसोलिडेट किया एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस के साथ, देन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। फिर हमने हर एक चैप्टर के JEE एडवांस से पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस किए सारे के सारे। यही कहानी फिर हमने कहाँ दोहराई, यही कहानी हमने अब दोहराई कैलकुलस में, है ना। कैलकुलस में हमने कहाँ से शुरू की चीज़ें, हमने शुरू किया रिलेशंस एंड फंक्शंस से। अगर आपको लगता है सेट थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाया, अलजेब्रा में पढ़ेंगे, ऑल्दो उसके जितने बेसिक्स अगेन पता होने थे वो रिलेशंस में हमने डिस्कस किए हैं। फिर भी मेरा मानना है आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फिर क्या, फिर हमने डिफरेंशिएशन पे आने से पहले लिमिट्स को कवर किया, लिमिट्स अच्छे से देखिए, आई होप आपको याद है। डिफरेंशिएशन आज हमारा खत्म हो रहा है इस लेक्चर के साथ। अब हम क्या शुरू करेंगे, अब हम आएंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर, और आप आसानी से चीज़ें समझ पाएंगे, और रादर अब आप बहुत स्मूथली कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को समझ पाएंगे, जो कि एक्सटेंशन है आपका लिमिट और डिफरेंशिएशन का ही, फंक्शन के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए। देन हम शिफ्ट होंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बाद मोनोटोनिसिटी, आपका मैक्सिमा और मिनिमा, एंड देन आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर हम करेंगे एरिया अंडर द कर्व, और फाइनली आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके साथ कैलकुलस आपका कल्मिनेट होगा। देन कैलकुलस के बाद कहानी आपकी शिफ्ट होगी वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको लेकर स्टूडेंट्स थोड़े से घबराए हुए रहते हैं। मेरा यकीन करिए, आप जितने घबराए हुए हैं उतना ही आसान टेक्निकली ये दोनों यूनिट्स हैं। मतलब सच में ये बहुत इजी है अगर इन्हें ठीक से पढ़ा जाए। जैसा आपने यहाँ और यहाँ फील किया होगा, जितने भी चैप्टर्स अगर इनमें से कुछ आपको बहुत टफ या कॉम्प्लिकेटेड लगते थे, तो ये उतने ही आसान बन गए अगर हमने उन्हें ठीक से स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। तो ये भी आसान से 2 चैप्टर्स है, एक पूरा यूनिट है और इंटर रिलेटेड है, इससे और इसके क्वेश्चंस को इससे, यानी दोनों को मिक्स करके आप सॉल्व कर रहे होंगे और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे मैथमेटिक्स के अगले आयाम की, अगले एस्पेक्ट की। देन हम शिफ्ट होंगे अलजेब्रा पर। अलजेब्रा के कई सारे चैप्टर्स हम अपने IIT JEE वाले चैनल पर करवा चुके हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में JEE एडवांस लेवल पर ही। पर अगर यहाँ पर समझना है तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे सेट थ्योरी से। देन हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, ये सब कुछ करेंगे। देन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स शुरू होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद आपके लॉगरिथम, आपके प्रोग्रेशंस यानी सीक्वेंस इन सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आपका प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, आपका इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, आई वुड से स्टैटिस्टिक्स। हर एक चैप्टर जो सिंगल इंडिविजुअल आपके चैप्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम अलजेब्रा में कवर कर रहे होंगे। देन व्हाट, देन आएगा फाइनली ट्रिग्नोमेट्री। एंड अगेन जैसी हमारी कहानी है ट्रिग्नोमेट्री, ऑल्दो हम वहाँ पर कर चुके हैं अपने IIT JEE चैनल पर यहाँ पर पूरे प्रॉपर सीक्वेंस में जैसा चीज़ें कर रहे हैं वैसे ही फॉलो करते हैं ट्रिगो यहाँ भी करेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस,
हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी का आप हिस्सा हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। और एक और सबसे खास, सबसे ज़रूरी, सबसे विशेष बात कि ये तैयारी आपकी है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। Thank you so much for watching this video.